सभी को नमस्कार। साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं मनोज कलोरी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं चैनल पे, जो नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, जो ऑनलाइन जो रीट और सीटी को लेकर ऑनलाइन जो एमसीक्यू चला रखी थी उसको मद्देनजर रखते हुए आज जो हमारी क्लास रहेगी वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित एक्सक्रेटरी सिस्टम से संबंधित रहेगी, जिसमें एग्जाम की दृष्टि से जितने भी जो वेरी इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना। आज जो हमारी क्लास रहेगी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना। देखना दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। जी सर, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। मैं सभी क्वेश्चंस के बारे में जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना बेटा। ध्यान देना, सबसे पहली बात उत्सर्जन तंत्र, सबसे पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए यार उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। उत्सर्जन तंत्र के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो सर कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी जो नाइट्रोजन युक्त जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी कि अगर आपको केवल और केवल उत्सर्जन से संबंधित कोई बात पूछे तो सिंपल हमें इस बात का पता होना चाहिए कि सर ये उत्सर्जन होता क्या है। तो उत्सर्जन में सबसे पहली बात मैं ये बता देता हूं कि यार व्यक्ति जो होता है अपना दैनिक जीवन बिताए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार के भोज्य पदार्थ का सेवन जरूर करता है। अब वो भोज्य पदार्थ होता है, उस भोज्य पदार्थ में से जो भी अपशिष्ट जो पदार्थ निकलता है, भोज्य पदार्थ लिया उससे सर हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड हुई, एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति हुई। लेकिन उसके बाद में हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो सर ब्लड में घुल जाता है और ब्लड से उस पदार्थ को अलग करके, ब्लड से उस पदार्थ को अलग करके शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है बेटा उसे अपन क्या बोलते हैं, उत्सर्जन प्रक्रिया बोला जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, उत्सर्जन प्रक्रिया बोला जाएगा। इसी प्रक्रिया से संबंधित मैं आपको बहुत सारी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले अगर आपको पूछ लिया जाए कि सर उत्सर्जन की प्रक्रिया में शरीर का कौन सा अंग सबसे प्रभावी होता है, या हमारे मानव शरीर में सबसे प्रमुख उत्सर्जन अंग जो होता है वो कौन सा होता है, तो हम कह सकते हैं सर ये वृक्कों के माध्यम से होता है। वृक्क, किडनी जिसे अपन गुर्दा बोलते हैं, उनके माध्यम से बेटा अपन ये सारी की सारी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आज वृक्क से संबंधित पूछे जाएंगे, किडनी से पूछे जाएंगे, नेफ्रॉन से पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि सर गुर्दा जो होता है, गुर्दा वृक्क, किडनी की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, निस्यंदन इकाई कौन सी होती है। यहां पर एक चौथा ऑप्शन और आप लिख सकते हो, चौथा ऑप्शन और आप लिख सकते हो जिसे आप पुपिका बोल सकते हो। क्या बोलोगे बेटा, पुपिका बोलोगे। सुनना बेटा, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको पूछा जाए नॉर्मल, अगर आपको पूछा जाए कि सर हमारा जो गुर्दा होता है, गुर्दे की जो एक इकाई, अगर यहां पर देखो ये काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। निस्यंदन, परानिस्यंदन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं कंफ्यूज के लिए होते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि सर वृक्क जो होते हैं, वृक्क की सबसे छोटी इकाई या वृक्क की इकाई कौन सी होती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि वृक्क जो होते हैं मेरे दोस्तों, वृक्कों की जो इकाई होती है वो क्या रहेगी, नेफ्रॉन रहेगी। क्या रहेगी बेटा, नेफ्रॉन रहेगी। नेफ्रॉन जो होते हैं, अगर मैं बात करूं सिर्फ वृक्क में, अगर वृक्क में नेफ्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो अपन कह सकते हैं सिर्फ वृक्क में नेफ्रॉन जो होते हैं बेटा 10 लाख तक होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 10 लाख तक होते हैं। मतलब कि एक वृक्क में अगर आपको पूछा जाए कि सर एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो बेटा 10 लाख होती है। और अगर आपको मिलियन में पूछा जाए तो हम कह सकते हैं बेटा कितना होता है, 1 मिलियन होता है। और दोनों वृक्कों में अगर आपको पूछा जाए तो कह सकते हैं दोनों वृक्कों में नेफ्रॉन की संख्या कितनी हो गई बेटा, 20 लाख हो गई। कितनी हो गई, 20 लाख हो गई। ये नेफ्रॉन जो होते हैं, ये हमारा जो वृक्क होता है, मानव शरीर में जो वृक्क होते हैं, वृक्कों की क्रियात्मक या फिर संरचनात्मक इकाई के नाम से भी जाना जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है, सॉरी मानव शरीर के गुर्दे में जो पाई जाने वाली सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है बेटा, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन से ही, इसमें ही जो वृक्क जो होता है वो नेफ्रॉन, वृक्क में नेफ्रॉन ही कार्य करता है, जो भी मतलब उत्सर्जन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो भागीदारी निभाता है वृक्क में कौन करता है बेटा, नेफ्रॉन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। अगर न्यूरॉन की पूछी जाए तो न्यूरॉन जो होता है बेटा ये तंत्रिका कोशिका का होता है। किसका बेटा, ये तंत्रिका कोशिका होता है। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई अगर आपको पूछी जाती तो अपन कह सकते हैं बेटा न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी होती है। अगर आपको ये पूछा जाए कि सर शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो लंबी सेल के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो हम कह सकते हैं बेटा कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। कोशिकाओं के बारे में अगर आपको पूछी जाए तो सर मैं कोशिकाएं जो होती है फेफड़ों से संबंधित होती है। किससे होती है बेटा, फेफड़ों से संबंधित होती है। मानव शरीर में जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। और फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो सर कह सकते हैं कि फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई अगर देखी जाए तो वो क्या रहेगी, कोशिका रहेगी, जिसे एल्वुलाई बोला जाता है। ये कोशिकाएं जो होती है सर एक फेफड़े में
30 करोड़ के समथिंग होती है, और दोनों फेफड़ों में अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों 60 करोड़ के समथिंग हो जाएगी। 300 से लेकर 600 मिलियन के समथिंग होती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वही बात ये निकल के आई कि गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट कौन सी होती है। अगर आपको पूछा जाए कि जो हमारी किडनी होती है, वृक्क जो होती है, यहां पर वृक्क की बात चल रही है, वृक्क की सबसे छोटी इकाई अगर आपको पूछ लिया जाए सर सबसे छोटी इकाई, वृक्क की सबसे छोटी इकाई, या फिर आपको पूछा जाए वृक्क की क्रियात्मक इकाई, क्या पूछेंगे? क्रियात्मक इकाई पूछ ले, ठीक है दोस्तों, क्रियात्मक इकाई पूछे, या फिर आपको पूछेगा बेटा संरचनात्मक इकाई। क्या पूछेगा? संरचनात्मक इकाई। तो ये तीनों की तीनों जो होती है बेटा वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। क्या होती है बेटा? नेफ्रॉन होती है, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात मैंने आपको बता दी, ये होता है सर नेफ्रॉन होती है। एक्सोन जो होती है, एक्सोन के बारे में अगर अपन बात करें तो सर कह सकते हैं कि नेफ्रॉन जो होती है ये न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन का एक पार्ट होता है, बीच वाला जो ये पार्ट होता है उसे एक्सोन बोला जाता है। न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। उस सबसे लंबी कोशिका में एक्सोन जो होता है उसका एक स्तंभ का पार्ट होता है, न्यूरॉन का ही पार्ट होता है एक्सोन। धमनी जो होती है, धमनी और सीरा, ये दोनों की दोनों जो होती है सर, ये मानव शरीर में अगर देखा जाए तो रक्त का परिवहन करने के लिए रक्त वाहिनियां होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगर आपको ये पूछ लिया जाए सिर्फ वृक्क जो होते हैं, वृक्कों में नेफ्रॉन होते हैं, वृक्कों की अगर अध्ययन पूछ लिया जाए कि सिर्फ वृक्कों का अध्ययन क्या होता है, तो वृक्कों का अध्ययन आपको बता देना है बेटा नेफ्रोलॉजी। क्या बताना है बेटा? नेफ्रोलॉजी। ये बात आपको ध्यान में रखना। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सर, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें जो उसमें जल संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो है कौन सा अंग होता है जो कि जल संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन बोले तो हृदय के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो ये हार्ट जो होता है इसका काम क्या होता है बेटा? ये रक्त को पंपिंग करता है। ये क्या करता है? रक्त को पंपिंग करने का कार्य करता है। यानी कि हमारे शरीर में पाचन की क्रिया के पश्चात, हमारे शरीर में जब पाचन की क्रिया होती है तो पाचन की क्रिया के पश्चात सर एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा तो उससे पहले मेरे दोस्तों CO2 गैस का निर्माण होगा। CO2 गैस का जैसे ही निर्माण होगा, ये CO2 गैस जो होती है मानव शरीर के लिए एक अपशिष्ट गैस होती है। ये CO2 गैस जो होती है बेटा ये रक्त में घुल जाती है, और रक्त में घुलने के बाद में रक्त को कैसे कर देती है? ये अशुद्ध रक्त कर देती है, अनऑक्सीजनित रक्त कर देती है। उन जो अनऑक्सीजनित जो रक्त था वो अनऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम, उसको शुद्ध करवाने का जो काम करता है बेटा वो कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। अगर यकृत के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो सर कह सकता हूं कि यकृत जो होता है ये पाचन की क्रिया में, ये पाचन की क्रिया में सबसे व्यस्त अंग होता है। पाचन की क्रिया में बहुत ही भागीदारी निभाता है। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन में शरीर का सबसे बिजी ऑर्गन अगर आपको पूछा जाता है तो वो कौन सा होता है? यकृत होता है। यकृत का अध्ययन अगर आपको पूछा जाए तो मेरे दोस्तों बता देना है हिपेटोलॉजी। क्या होता है बेटा? हिपेटोलॉजी होता है। दूसरी बात मैं बता देता हूं कि यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूं बेटा 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम तक होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग अगर आपको पूछा जाए तो भी क्या बताना है बेटा? यकृत बताना है। मैं बात बताऊं सर गुर्दे के बारे में। गुर्दा बोले तो वृक्क या किडनी, वृक्क या किडनी, इनका काम क्या होता है बेटा? यूरिन फॉर्मेशन का होता है। बोले तो सर मूत्र निर्माण का होता है। किसका होता है बेटा? मूत्र निर्माण का प्रक्रिया का कार्य करता है। तो मूत्र निर्माण प्रक्रिया में अपन कह सकते हैं बेटा ये जल का संतुलन करने का कार्य करता है। यानी कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसमें बेटा जल का निष्कासन भी होता है, जल का अवशोषण भी होता है और निष्कासन भी होता है। तो इसका जो संतुलन करने का जो काम करता है मेरे दोस्तों वो कौन करता है? गुर्दा करता है। फेफड़े की अगर मैं बात करूं तो सर फेफड़ा जो होता है ये श्वसन की क्रिया में भागीदारी निभाते हैं। किसमें बेटा? श्वसन की क्रिया के लिए प्रमुख अंग जो होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? फेफड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? इसमें सी आ जाएगा। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सभी को धन्यवाद। एक बार क्लास को शेयर कर देना। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मानव में जो गुर्दे का जो रोग होता है वो सर किसके प्रदूषण के कारण होता है? कैडमियम या फिर लोहा, कोबाल्ट या कार्बन। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी जो साथीगण है इसके बारे में बताना। अगर आपको पूछा जाए कि मानव में जो गुर्दे का रोग जो होता है किसके प्रदूषण के कारण होता है बेटा? ये कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। कोबाल्ट जो होती है ये एकमात्र विटामिन, बोले तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है बेटा? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सर, सभी को धन्यवाद। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने में किया जाता है? बिल्कुल करने के लिए होता है। अपोन का जो प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोन का जो प्रयोग होता है बेटा वो गुर्दे में किया जाता है। अपोन का प्रयोग अगर देखा जाए तो अपन कह सकते हैं कि इसमें अपन कह सकते हैं जो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उस उत्सर्जन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए अपोहन बोले तो किया जाता है, जो कि सर गुर्दे के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? इसमें डी आ जाएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? निम्न में से कौन सा काम जो होता है वो गुर्दा नहीं करता है, इसके बारे में देखना। मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात क्या होती है सर? रक्त में पीएच का नियमन। रक्त में पीएच का नियमन करने का जो काम होता है बिल्कुल गुर्दा करता है। अगर आपको यह पूछा है कि कौन सा काम नहीं करता है तो इसमें देखना, रक्त में जो पीएच का नियमन करने का मतलब कि जो सांद्रता जो होती है उस हाइड्रोजन की जो भी सांद्रता होती है उन सांद्रता को नियमन करने का जो काम करता है बिल्कुल हमारे शरीर में कौन करता है बेटा? गुर्दा करता है। बिल्कुल इसका ये तो हो सकता है। शरीर में उपापचय अपशिष्ट का निष्कासन, बिल्कुल मैंने यही तो कहा कि सर उत्सर्जन का मेनली काम क्या होता है कि मानव शरीर में जैसे पाचन की क्रिया हुई, पाचन की क्रिया होने के पश्चात जो भी अपशिष्ट जो क्रिया पदार्थ बच गए, जो भी अपशिष्ट जो पदार्थ बच चुके हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की जो प्रक्रिया होती है उसी तो अपन क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। तो ये काम भी सर अपशिष्ट का निष्कासन करने का काम भी किसका होता है? गुर्दा का होता है। तीसरा क्या? प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, बिल्कुल ये नहीं होता। अगर देखा जाए कि प्रतिरक्षी तत्वों का जो उत्पादन होता है वो कौन करता है बेटा? वो तो रक्त करता है। कौन करता है? रक्त करता है, या हमारे शरीर में जितने भी जो कोशिकाएं होती है वो करती हैं। रक्त में प्रासरणी दाब का नियमन, बिल्कुल सर ये करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बिल्कुल सर धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? बिल्कुल मैं बता देता हूं। बड़ी आंत जो होती है ये बेटा पाचन की क्रिया में भागीदारी निभाती है। ये क्या करती है? पाचन की क्रिया में भागीदारी निभाती है। और पाचन की क्रिया में भी अगर देखा जाए तो सर मैं कह सकता हूं कि ये जल का पुनः अवशोषण करती है। ये क्या करती है बेटा? जल का अवशोषण करने में सहायता प्रदान करती है। अगर आपको पूछा जाए कि मानव शरीर में जब पाचन की क्रिया होती है तो पाचन की क्रिया के दौरान जब अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है तो जल के अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो कौन करता है? छोटी आंत जो होती है ना, छोटी आंत में पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। लेकिन बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। उसमें बेटा क्या होता है? केवल और केवल जल का अवशोषण होता है। तो ये बात ध्यान में रखना। गुर्दे की अगर बात की जाए, मैंने फर्स्ट में कह दिया था कि गुर्दा जो होता है बेटा ये उत्सर्जन की प्रक्रिया करता है। क्या करता है बेटा? उत्सर्जन प्रक्रिया करता है। बोलो तो ये कह सकते हैं कि मानव शरीर में जो भी पाचन की क्रिया के पश्चात जो भी अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन करता है बेटा? गुर्दे करता है। फेफड़े की बात करें तो फेफड़े जो होते हैं बेटा ये श्वसन की क्रिया में भागीदारी निभाता है। किसमें बेटा? श्वसन की क्रिया में भागीदारी निभाते हैं। जिगर, यकृत, और इसे बेटा लीवर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीवर भी बोला जाता है। इसका अगर अपन देखें तो सर कह सकते हैं ये पाचन की क्रिया में ही भागीदारी निभाते हैं, पाचन की क्रिया करते हैं। ये बेटा पाचक ग्रंथि होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? ये पाचक ग्रंथि होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। बिल्कुल सर बिल्कुल, सभी को धन्यवाद। क्वेश्चन को शेयर जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर देखना बेटा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सर, मानव शरीर में गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य नहीं करते? यही बात थी कि मानव शरीर में कौन जो इसमें जो गुर्दे होते हैं वो कौन सा कार्य नहीं करते, कि कौन सा कार्य करते हैं। बिल्कुल मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? कौन सा कार्य करते हैं बेटा? उत्सर्जन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जन का कार्य करते हैं। श्वसन जो होते हैं वो तो कौन करते हैं? फेफड़े करते हैं। कौन करते हैं बेटा? फेफड़े करते हैं। पाचन जो होता है ये मतलब कि आहार नाल करती है। क्या करती है बेटा? आहार नाल करती है। आहार नाल जो होती है ये पाचन की क्रिया में भागीदारी निभाती है। परिवहन की अगर अपन बात करें तो सर कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र भी भागीदारी निभाता है इसमें। और अपन कह सकते हैं सर हमारा रक्त जो होता है ये भी सर परिवहन का कार्य करता है, जो कि क्या करता है बेटा? ये पोषक तत्वों को, किसको बेटा? पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है। पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है बेटा? हमारा रक्त भी करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्राणी प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? मैं आपको बता देता हूं कि परिसंचरण तंत्र जो होता है ये बेटा हमारे
हार्ट से संबंधित होता है। किससे होता है मेरे दोस्तों? हृदय से संबंधित होता है। हृदय में दो प्रकार के अपन कह सकते हैं कि रक्त वाहिनियां भाग लेती है। अपन कह सकते हैं धमनी, क्या होती है बेटा? धमनी। और क्या कहेंगे? सीरा। या अगर इनका नाम आता तो अपन कह सकते हैं सर ये परिसंचरण तंत्र से संबंधित होती है। परिसंचरण तंत्र में अपन कह सकते हैं कि रक्त की पंपिंग करने का जो काम होता है बेटा वो किसका होता है? हृदय का होता है। हृदय का अध्ययन अगर आपको पूछा जाए तो कह सकते हैं बेटा कार्डियोलॉजी कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। उत्सर्जन प्रणाली, बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद। ये उत्सर्जन प्रणाली होती है। उत्सर्जन प्रणाली जो होती है बेटा ये नेफ्रॉन में सहायता प्रदान करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना। जनन प्रणाली जो होती है यानी कि जनन की प्रक्रिया जो होती है उसमें भी इसका कोई लेना देना नहीं होता। श्वसन प्रणाली में भी इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? इसमें बी आ जाएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं करता है? बिल्कुल कौन सा अंग काम नहीं करता? वृक्क काम नहीं करता है। वृक्कों में अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जितने भी जो अपन कह सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार के जो नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ अगर जमा हो जाए, मेन काम क्या होता है कि जो हमारे शरीर में मतलब पाचन की क्रिया हुई, पाचन की क्रिया होने के पश्चात जो नाइट्रोजनीकरण जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया तो उत्सर्जन कहलाती है। लेकिन बात ये होती है कि अगर वो नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अगर वो वृक्क में जाकर जमा हो गए तो सर अगर हमारे शरीर के अंदर जाकर ये जमा हो गया तो सर वृक्क जो होगा ये किसी प्रकार का काम नहीं कर सकता। इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव शरीर में अम्लशरी में पाए जाने वाला एशमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा होता है? बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, इसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। मानव वृक्क जो होता है अगर वृक्क में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक जो होता है वो कौन सा रहेगा बेटा? कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। इसी कैल्शियम ऑक्सीलेट की अधिक मात्रा बढ़ जाए तो बढ़ने के दौरान बेटा पत्थरी का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? पत्थरी का निर्माण हो जाता है। और अगर आपको पूछा जाए कि सर ये पत्थरी जो होती है अगर पित्ताशय में जम जाए, ये पत्थरी अगर पित्ताशय में जम जाए तो सर एक रोग होता है उसे बोला जाता है बेटा कोलिसिस्टोस्टेसिस। क्या बोला जाएगा बेटा? कोलिसिस्टोस्टेसिस नामक रोग बोला जाता है उसे। कोलिसिस्टोस्टेसिस नामक रोग बोला जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय बोले तो कैटाबोलिक जो रिएक्शन होती है अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जिसमें से पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? यानी कि हमारे शरीर में जितना भी हमने खाया और खाने के पश्चात जो भी अपशिष्ट जो होता है वो किसके माध्यम से उत्सर्जित होता है? किसके माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है? किसके माध्यम से निकाला जाता है बेटा? वृक्कों के माध्यम से निकाला जाता है। किसके माध्यम से? वृक्कों के माध्यम से। अकेले पानी की बात करते हैं तो सर त्वचा जो होती है ये पसीने के रूप में पानी को बाहर निकालती है। पसीने के रूप में भी पानी को बाहर निकालती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। पलीहा जो होता है बेटा ये रक्त में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रक्त में। लार ग्रंथि जो होती है मेरे दोस्तों ये मुंह में होती है जो कि पाचक ग्रंथि होती है। कैसी होती है बेटा? पाचक ग्रंथि होती है। और ये बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है। कैसी होती है मेरे दोस्तों? बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वृक्क का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? वृक्क का प्रक्रियात्मक देख लो या कार्यात्मक देख सकते हो। यहां पर आप और भी कोई जैसे ऑप्शन लिख सकते हो, नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, यहां पर आप एक्सोन भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सभी को पता है कि सर वृक्क की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। क्या होती है बेटा? नेफ्रॉन होती है। बिल्कुल मैं आपको इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम के अकॉर्डिंग में सारी की सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा। एक बार मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं। मूत्र कहां पर बनता है? मूत्र के बारे में अगर आपको चर्चा करें सर मूत्र कहां पर जाकर बनता है तो मूत्र में मैं आपको बताऊं कि सर मूत्र जो होता है जैसे ये हमारा क्या होता है, ये ऐसे चलकर नेफ्रॉन की एक संरचना होती है। इस प्रकार से नेफ्रॉन की एक संरचना होती है। ठीक है, इस प्रकार से नेफ्रॉन की संरचना होती है। फिर यहां पर देखा जाए तो सर यहां पर क्या होता है? एक संग्राहक नलिका होती है। क्या होती है बेटा? संग्राहक नलिका होती है। ठीक है, और इस संग्राहक नलिका में जब ये यूरिन अगर इस संग्राहक नलिका में गिर जाता है तो ये समझ लेना कि सर यहाँ मूत्र का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में ये इसके अंदर गिर रहा है। तो ये संग्राहक वाहिनी जो होती है ना, संग्राहक नलिका या संग्राहक वाहिनियां जो होती है, इसके अंदर आने पर अपन कह सकते हैं कि मूत्र का निर्माण कंप्लीट रूप से हो चुका है। इससे पहले अगर इधर की बात की जाए तो इसमें अभी तक मूत्र का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा?
ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? बिल्कुल, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होगा? मूत्राशय में होगा। मैं मूत्र से संबंधित कुछ अगर आपको पूछा जाए कि सर मूत्र का संगठन कैसा होता है, अगर आपको पूछा जाए कि सर मूत्र का संगठन कैसा होता है, तो मैं मूत्र के संगठन के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं सर, ये एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 से लेकर 2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। कितने मेरे दोस्तों? 2 लीटर, 1.5 से लेकर 2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। दूसरी बात अगर आपको पूछा जाए तो मूत्र की जो प्रकृति होती है, मूत्र की जो प्रकृति होती है बेटा, वो अम्लीय प्रकृति होती है। कैसी होती है मेरे दोस्तों? अम्लीय प्रकृति होती है, जिसका पीएच मान अगर आपको पूछा जाए तो आपको बता देना 6.5 से लेकर 6.8 तक होता है, मतलब कि अल्प अम्लीय होता है। मूत्र का पीला रंग अगर आपको पूछा जाए, पहली बात तो मूत्र में गंध अगर आपको पूछी जाती है तो गंध बेटा अमोनिया की वजह से होती है। किसमें होती है बेटा? अमोनिया की वजह से मूत्र में गंध आती है। अगर आपको यह पूछा जाए कि सर मूत्र का जो पीला रंग होता है, क्या मेरे दोस्तों पीला रंग होता है, तो वो आपको बताना है बेटा यूरोक्रोम के माध्यम से। किसके माध्यम से बेटा? यूरोक्रोम के माध्यम से। अगर आपको ये पूछा जाए बेटा ताजा मूत्र में गंध क्यों आती है, क्या बेटा ताजा मूत्र में गंध क्यों आती है, तो वो आपको बताना है बेटा यूरेनोइड की वजह से। किसकी वजह से? यूरोनोइड की वजह से। ये बेटा हमारा क्या होगा? एक मूत्र का संगठन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सर, सभी को धन्यवाद, एक बार क्लास को शेयर कर देना। बिल्कुल, नेफ्रॉन जो होते हैं ये बताया वृक्कों की सबसे छोटी इकाई होती है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। गुर्दा जो होता है ये उत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया में बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है। लेकिन मूत्र जो इकट्ठा होता है वो कहां पर होता है बेटा? मूत्राशय में होता है। कहां पर होता है मेरे दोस्तों? मूत्राशय में होता है। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? अभी बताया मैंने कि मूत्र का पीला रंग होता है मेरे बेटा, वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। बिल्कुल। ये अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि ताजा मूत्र में जो गंध आती है, ताजा मूत्र में जो गंध आती है वो किसकी वजह से, तो वो आ जाएगी बेटा यूरेनोइड की वजह से। अभी मैंने आपको क्वेश्चन ये बता दिया। बिल्कुल, धन्यवाद सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी होती है? बिल्कुल, मूत्र को बढ़ाने वाली जो औषधि होती है वो कौन सी होती है बेटा? डाईयूरेटिक औषधि होती है। अब सुनना, होता क्या है कि मानव शरीर में होता क्या है कि जैसे मान लो जल का अवशोषण से संबंधित कुछ हार्मोनल होते हैं। मानव में जल का अवशोषण से संबंधित कुछ हार्मोनल होते हैं। अगर देखा जाए तो अपन कह सकते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में एक हार्मोन होता है जिसे एडीएच हार्मोन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? एडीएच हार्मोन, जिसका पूरा नाम अपन बोल सकते हैं बेटा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये इसका पूरा नाम होता है। होता क्या है सर, इसका काम क्या होता है? अगर आपको पूछा जाए बेटा इसका काम क्या रहेगा, तो इसका काम क्या होता है बेटा? जल का अवशोषण करना। क्या करना मेरे दोस्तों? जल का अवशोषण करना। अब होता क्या है कि अगर ये काम नहीं करेगा, अगर एडीएच हार्मोन काम नहीं करेगा तो जल का अवशोषण नहीं होगा, जल का अवशोषण नहीं होगा। और जल का अगर अवशोषण नहीं होगा तो वो जल कहां चला जाएगा? मूत्राशय में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? मूत्राशय में चला जाएगा। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि मतलब कि डाईयूरेटिक, इसको क्या करना है हमें? इसको निष्क्रिय करना है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है, इसमें एंटी हटाना, डाईयूरेटिक जो होता है ये कर देंगे तो सर जल का अवशोषण कम होगा। और जल का अवशोषण कम होगा तो सारा का सारा जल कहां चला जाएगा? मूत्राशय में चला जाएगा। और मूत्राशय में जाएगा तो बार बार मूत्र का उत्सर्जन करना पड़ेगा, जिससे बेटा पोलीयूरिया कहा जाता है। क्या कहेंगे बेटा? पोलीयूरिया कहा जाता है। बार बार मूत्र का उत्सर्जन करना पोलीयूरिया कहा जाता है। रात्रि में बार बार मूत्र का उत्सर्जन करना बेटा क्यूटोन्यूरिया कहा जाता है। क्या कहेंगे बेटा? क्यूटोन्यूरिया कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल, धन्यवाद। अगर आपको ये पूछा जाए कि सर ये एडीएच हार्मोन काम कम कब करता है, तो हम कह सकते हैं जैसे ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल का सेवन करने, तो उसको भी मूत्र की ज्यादा उत्सर्जन करना होता है। चाय या कॉफी का बार बार सेवन करने से भी होता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि सर्दियों के दिनों में भी मेरे दोस्तों ये कम काम करता है, तो सर्दियों के दिनों में भी हमें बार बार मूत्र का उत्सर्जन करना होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मूत्र का असामान्य सामान्यतः नहीं पाया जाता है, यानी कि मूत्र में क्या नहीं पाया जाता है, यह बात पूछ रहा। मूत्र में असामान्यतः नहीं
पाया जाता है वह घटक है यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन या सोडियम। बिल्कुल इसका देखना, इसमें क्या कहा है अगले ने कि क्या नहीं पाया जाता। मैं आपको बता देता हूं कि यूरिया तो पाया जाता है मूत्र में। एक स्वस्थ मनुष्य के मूत्र में 2% यूरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? 2% यूरिया पाया जाता है। यूरिया का निर्माण जो होता है बेटा वो यकृत में होता है। कहां पर होता है? यकृत जो लीवर होती है उसमें होता है। यूरिया का सूत्र अगर आपको पूछा जाए तो अपन कह सकते हैं NH2CONH2 होता है। क्या होता है बेटा? NH2CONH2 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। क्रिएटिनिन जो होता है ये बिल्कुल पाया जाता है। एल्ब्यूमिन जो होता है ये नहीं पाया जाता। ये क्या होता है? एक प्रोटीन होती है। क्या होती है बेटा? ये प्रोटीन होती है। एल्ब्यूमिन जो होती है प्रोटीन होती है, जिसे आप प्लाज्मा प्रोटीन भी बोल सकते हो। ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, जिसे प्लाज्मा प्रोटीन भी आप इसे बोल सकते हो। सोडियम की मात्रा होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक नहीं है? ये तो वही बात आ गई ना, मूत्र का असामान्य घटक नहीं है। क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक अम्ल, वो तो एक ही बात है। वो क्रिएटिनिन होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, कीटोन निकाय नहीं होता है। असामान्य घटक है, मूत्र का असामान्य घटक है, सारे ही हैं ये तो। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन देख, ये इसको अपन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ मूत्र में पाया जाता है? क्रिएटिनिन पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बेटा? क्रिएटिनिन पदार्थ पाया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो मैंने इसमें आपको जितने भी जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम की दृष्टि से मैंने कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा की, और अभी मैं एक इसी के साथ मतलब कि आपके सामने उत्सर्जन से कुछ थ्योरी टाइप में एक क्लास लेकर आऊंगा। तो जितने भी साथीगण उस क्लास को जरूर देखना और इस क्लास को भी जरूर देखना। बिल्कुल, थैंक यू बेटा, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बाय।